तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ एक धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी, जो कि आज फर्स्ट टाइम हम जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको करेंगे, जो कि 2023 में जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या करेगा कि हेल्प करेगा। समझ में आ गया? तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। जो जो हम यहाँ पे चीज़ों को बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट होगा, ये सभी को ध्यान दीजिएगा। इस पे हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका लेवल जो है बहुत डिफरेंट है, जियोलॉजी से बहुत डिफरेंट है इसका, ठीक है। और जियोलॉजी का भी एक वीडियो पोस्ट हो चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें आप जितना मतलब चैप्टर वाइज करेंगे कि जो चैप्टर में जितना आएगा इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर को हम लोग फाइनल कर लेंगे। समझ आ गया? मतलब जो चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको फाइनल कर लेंगे। 10 से 15 वीडियो आएगा, मतलब जितना बायोलॉजी का चैप्टर है सभी चैप्टर वाइज हम वीडियो लाएंगे। तो मेरा जो स्टार्टअप करने का जो तरीका है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, जो बायोलॉजी का जो चैप्टर लास्ट है। समझ में आ गया? बायोलॉजी का चैप्टर लास्ट, तो लास्ट से हम लोग पीछे चलते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लास्ट से पीछे दौड़ेंगे। देखिए, पहला जो चैप्टर था वो चैप्टर का नाम है, सबसे लास्ट वाले चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय मुद्दा। समझ में आ गया? मुद्दे। अब पर्यावरण से संबंधित इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत ईजी भी हैं, आप बना भी सकते हैं। तो ये एमसीक्यू हो गए, ठीक है ना। ऑप्शंस के साथ आपको मिलेंगे, आंसर भी है साथ में दिए हुए। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस, के प्रवेश को रोकता है। तो किन के प्रवेश को ये क्या करेगा? रोकेगा। श्वेत प्रकाश, पराबैंगनी किरण और रक्त किरण, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी है, इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरण। समझ में आ गया? अगला सवाल है हमारे पास कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, झारखंड में जो मुख्य नदियां हैं वो जो है दामोदर और स्वर्ण रेखा है। समझ आ गया? दामोदर और स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नहीं, सबसे जो प्रदूषित नदी है वो है आपका दामोदर रिवर। क्या है? दामोदर। अगला है सीएफसी किससे निकलता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे निकलता है? तो वो निकलता है किससे? परफ्यूम से निकलता है, कि सेविंग क्रीम से, एयर कंडीशनर मतलब एसी से, आपको तीनों से निकलता है। यानी कि उपयुक्त सभी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं फटाक से। इसमें ऑब्जेक्टिव में समय नहीं लगेगा, अभी आगे जस्ट सब्जेक्टिव भी है, तो सब्जेक्टिव को हम लोग फटाक से स्पीड में ख़त्म करते हैं। इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और लास्ट तक में पूरा पर्यावरणीय मुद्दा से सवाल को हम लोग फाइनल कर लेंगे। समझ आ गया? चलिए, और भी अभी बहुत प्रकार के फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और भी बहुत प्रकार के विषयों का भी चैप्टर वाइज जो है हम लोग लाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि वो मतलब वायु एयर पॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है CO, जिसको कहते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है CFC, ठीक है, एरोसोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, देखिए CO2 तो भारी गैस है, ये भी एयर पोल्यूशन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये नहीं करता है। समझ आ गया? वायु प्रदूषक ये नहीं है। इससे क्या होता है, अब आप लोग का डाउट होगा कि ये करता क्या है। तो ये जैसे चर्म रोग होता है ना, चर्म रोग, जैसे कोई एसी में ज़्यादा रह रहा है, तो अभी आपको बताया था कि एसी ओसी में क्या होता है, ये ज़्यादा। इसके उपयोग से जो CFC है वो चर्म रोग में बहुत ज़्यादा मतलब ये खतरनाक होता है CFC। इसको एयर पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता है। अगला है हमारे पास कि भोपाल गैस त्रासदी में निर्गत, यानी कि MIC का पूर्ण विस्तार रूप क्या है। समझ आ गया? तो इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC का फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है। तो इसका हो जाएगा मेथा हीमोग्लोबिन। इसका कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो है रीजन है वो है मेथा हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन प्रदूषक नहीं है? फिर सवाल, एक ही सवाल वाला पूछ रहा है, इनमें से कौन सा प्रदूषक नहीं है। देखिएगा, बहुत ध्यान से सवालों को समझना है। CO2, समझ आ गया, CO, SO2, NO। इसका देखिए आंसर जो किताब के लैंग्वेज से चलोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। आंसर नंबर ए कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? CO2 तो प्रदूषक है ही, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रदूषक है। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो और भी ज़्यादा प्रदूषक होता है। तो आपका यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये आपका प्रदूषण नहीं करता है। समझ में आ गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता जो रोग है इसका कारण क्या है? तो पारा, यानी कि HG बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मरकरी। अगला है DDT क्या है। समझ आ गया? DDT क्या है? जैसे DDT होता है कि घरों में भी छिड़काव होता है, DDT का एक रसायन होता है।
तो वो मतलब किस लिए उसको किया जाता है? जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। अनिम्नीकरणीय समझ ना, जिसको निम्नीकृत हम नहीं कर सकते, समझ में आ गया? उसको जैव अनिम्नीकरणीय जितने भी प्रदूषक हैं जो घर और को खराब करते हैं, उससे हम लोग खत्म करने के लिए एक रसायन आता है डीडीटी का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। चलिए करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि ओजोन अपक्षय सर्वाधिक है। समझ आ गया कि मतलब वहाँ पे ओजोन का अपक्षय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि आपको पता है कि सौरमंडल में सबसे निचला परत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। और क्षोभ मंडल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर समताप मंडल की स्टार्टिंग में, ठीक है, ओजोन का बहुत मोटा परत है। और ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, जो कि अभी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और ओजोन जो है हमको पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा देता है, जो कि अभी आपको हम बता भी चुके हैं। तो उसका जो सर्वाधिक जगह का नाम है वो क्या है? यूरोप, भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाता है आपका अंटार्कटिका। समझ आ गया? अंटार्कटिका जो कि विश्व के मैप में देखिएगा वहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। वहाँ पे ओजोन परत उतना ज़्यादा है ही नहीं और सर्वाधिक भी है। अगर है भी तो बहुत जल्दी जल्दी वो अपक्षयित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो है धान का खेत। सबसे बढ़िया धान का खेत, ठीक है। धान के खेत में क्यों? क्योंकि जितने भी हम लोग बायोगैस यानी कि जितने भी जिसको गोबर गैस कहते हैं, ये सभी का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं ना, वो करते हैं धानों के खेत में। इन लोगों में नहीं, इन लोगों में हम उतना नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो धान का खेत याद रखना है। अगला है उत्परिवर्तन तथा त्वचा कैंसर के बढ़ते मामलों के जिम्मेवार कौन है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा होगा। देखिए त्वचा कैंसर अम्ल वर्षा से भी हो सकता है, ओजोन अपक्षय से भी हो सकता है, CO से भी हो सकता है, CO2 के प्रदूषण। देखिए अब इसमें जो मेन पॉइंट है, जैसा कि अगर आप इस टाइप से देखिएगा तो चारों से आपको नुकसान है, चारों से नुकसान है, ठीक है ना। लेकिन अब समझना है कि त्वचा कैंसर बढ़ने से और एक उत्परिवर्तन मेन चीज़ है। उत्परिवर्तन समझ रहे हैं ना, यह भी एक इवोल्यूशन का एक टॉपिक बन जाता है। उत्परिवर्तन के बारे में बात करें तो कि कौन कौन सा चेंजिंग कैसे कैसे होगा। तो ओजोन अपक्षय में होता है क्या कि ओजोन जो है अभी आपको बता दिए कि पराबैंगनी जितने भी किरण हैं इनको क्या करते हैं, ये पृथ्वी पे आने से क्या करता है? अब ओजोन परत रक्षा करता है। अगर हम ओजोन परत को तोड़े यानी कि उसका अपक्षय करें, ठीक है, तो ओजोन परत का विदरिंग होने के बाद क्या होता है कि वे सभी आ जाएंगे, तब त्वचा कैंसर तो डायरेक्ट होगा और उसका सीधा प्रकोप जो है हमारी चमड़ी को पड़ेगा, जिसके कारण उत्परिवर्तन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये शायद ना मैट्रिक में भी था। तो 1974 में खेजरी वृक्ष को लेकर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास, यूट्रोफिकेशन के कारण जल में घुले किसमें कमी होती है? समझ में आ गया? मतलब जल में का कारण जल में घूमे, मतलब जल में ऐसा कौन चीज़ घुला रहता है कि यूट्रोफिकेशन के कारण उसमें कमी हो जाता है? तो ऑक्सीजन। समझ में आ गया? जल का ऑक्सीजन जो होता है उसमें कमी हो जाता है यूट्रोफिकेशन के कारण। अगला है, ग्रीन मफलर किसके नियंत्रण का साधन है? जो ग्रीन मफलर है, ठीक है ना, वो किसके नियंत्रण का एक साधन है? तो वो होता है ध्वनि प्रदूषण। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है, इसलिए हम लेट ना करते हैं, फटाक फटाक से आपको कंप्लीट करते हैं। हालांकि आप लोग इसका थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। चलिए COD तथा BOD से क्या होता है? ठीक है ना, मतलब COD जो है वो BOD से क्या होता है? तो ये होता है अधिक। COD से BOD क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। आगे, ओजोन परत उपस्थित है कहाँ पे? समझ में आ गया? ट्रोपोस्फेयर में कि मीजोस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर में कि आयनोस्फेयर में? तो देखिए ये मंडल का नाम है, जैसे मैंने बताया था ना, क्या बोलते हैं उसको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ये तो समताप मंडल को हम लोग जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब क्षोभ मंडल और उसके बीच वाले को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो नंबर आता है वो होता है एक अंक स्तरीय 3 अंक 5 मार्क्स। ये आपका जो काम करेगा टर्म 2 में काम कर देगा, ठीक है। हालांकि यहाँ तक हम लोग 35 प्रश्नों को तो नहीं किए हैं, लेकिन इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं सबको हम लोग कर चुके हैं। इससे अलग नहीं पूछने वाला। और सवाल भी देखिए ना, बहुत ईजी है कि नहीं? ईजी है, सब लोग इसको बना भी सकते हैं। चलिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव इतना ही है तब आप लिख सकते हैं इतना ही। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है और छोटा छोटा आंसर भी है। जल्दी जल्दी हम लोग फाइनल करते हैं। मेन चीज़ है आपको समझाना, क्योंकि अगर आप रटना चाहोगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है, रट कर नहीं। अभी आपको जस्ट हम बताए थे वीडियो की स्टार्टिंग में कि ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। ओजोन परत यानी कि जिसको ओजोन लेयर कहते हैं क्या है और इसका काम क्या है, आपको हम बता दिए थे कि विकिरण से क्या करता है, हमारा रक्षा करता है। ओजोन
त्रिपरमाणुविक गैस है, यानी कि ओजोन तो एक गैस है, तो उसका ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है 3, जिसका सूत्र O3 होता है। यह क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर अभी कहते हैं, बताया था ना, तथा समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि क्षोभ मंडल में पूरा मतलब ओजोन परत ही है, क्षोभ मंडल के लास्ट में और समताप मंडल के मतलब समताप मंडल के लास्ट में और इसके भी ऊपर से लास्ट में, तो उस बीच में क्या पाया जाता है, हमारा बहुत मोटा लेयर है ओजोन का, ठीक है। समताप मंडल में वह भाग जहां ओजोन का उच्च सांद्रण पाया जाता है, मतलब कि वह भाग जहां पे ओजोन बहुत ज़्यादा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन का परत कहते हैं। यह सूर्य से सीधे आने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, जो हमको खतरनाक मतलब तरीके से हमारे चर्म रोग या चमड़ियों को कैंसर के रूप में परिवर्तित करती है, तो उसको रोककर पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को उसके हानिकारक प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। बहुत ईजी है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है आगे हम लोगों का कि संक्षेप में वायु प्रदूषण के स्रोतों तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। आपको एकदम क्या करना है, शॉर्ट तरीके से वायु प्रदूषण के स्रोत बताना है कि वायु प्रदूषण होता कैसे है, और अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसका हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, उसका उल्लेख करना है, ठीक है। देखिए वायु प्रदूषण के स्रोत एवं उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, हालांकि आप इसके बारे में और भी लिख सकते हैं आगे बढ़ाकर अपने तरीके से, अपना लैंग्वेज में भी, ठीक है, ये बुक का लैंग्वेज है। ठोस विविक्त कण यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, एक ये हो गया सबसे पहला, स्रोत एवं प्रभाव दोनों है। उसमें स्रोत क्या है, ठोस विविक्त कण जो होते हैं ना, ये जो है वायु प्रदूषण को ज़्यादा करते हैं। जैसे धूल हो गया, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, धूल भी आ गया, धूल आ गया, धुआं आ गया, वो भी तो ठोस विविक्त कण ही होते हैं ना। इसके अलावा पौधों के पत्तों पर जमा होकर स्टोमाटा जो होते हैं को बंद कर, स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं, तो जो पौधों के जो भी पत्ते होते हैं उस पर रंध्र को इन लोग क्या कर देगा, विविक्त कण जो है, जैसे कि फर्स्ट का ए दिया है ना, तो उसका जो स्टोमाटा यानी कि पत्तियों पर जो रंध्र होता है उसको बंद कर देगा, और बंद कर देगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। समझ में आ गया, वो होगा ही नहीं। अगर बंद कर देगा तो धीरे धीरे लगा होगा तो धीरा होगा, मतलब धीमी गति से प्रकाश संश्लेषण होगा, और अगर पूरी तरीके से बंद कर दिया तो उसका काम ही खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। अगला है बी हमारे पास कि भवनों पर जमा होकर दीवारों को धूमिल कर देता है। ये जो ठोस विविक्त कण जो धूल उल होते हैं ना, या मान लीजिए कोहरा वोहरा हो गया, ये सब भवन ववन पर जमा होकर उसको धूमिल यानी कि क्या बोल सकते हैं, उसको धूसर कर देते हैं, अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। सी में है आंखों में कष्ट हो सकता है, मान लीजिए धूल उल चल गया, आपको एकदम धूल याद रखना है इस जगह पे, ठोस विविक्त कण में आंख में कष्ट होने लगेगा, सांस की बीमारी हो जाएगा, मान लीजिए आप धूल वाले से या सड़क पे चले जाते हैं तो खींच लेते हैं तो ऊपर चला जाता है। उसके बाद एलर्जी उत्पन्न हो जाएगा। एलर्जी बहुत प्रकार के होते हैं, हालांकि उसको हम आगे बात कर लेंगे कभी, ठीक है। अब जो सेकंड है हमारे पास CO, यानी कि उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये एकदम हीमोग्लोबिन का बचपन का प्यार के जैसा बिहेव करता है, समझ आ गया। शरीर में ही जाएगा, एकदम पूरे शरीर में ही जाएगा, ये कहीं ये नहीं जाएगा। यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है और एक अस्थायी यौगिक यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि शरीर को एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन शरीर के अंदर जो इफेक्ट है ना, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है इसका। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन के संचार को क्या कर देगा, बाधित कर देगा। और आपको यह भी पता होगा कि ऑक्सीजन के संचार करता कौन है, केवल हीमोग्लोबिन करता है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब तक नहीं बनाएगा तब तक नहीं होगा, लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन का बचपन का प्यार CO है, इसलिए चुट्टा क्या करता है कि इसको पकड़ के जाकर उसके साथ रिएक्शन करवा देता है और ऑक्सीजन को वहाँ पर जाने से बाध्य कर देता है। समझ में आ गया। इसको हम बता देंगे कि सर बचपन का प्यार क्यों, तो आप लोग कमेंट कर देना, पूरे समझा देंगे हम इसको। यह हृदय तंत्र पर खराब असर कर देता है, समझ आ गया। थकान भी उत्पन्न कर देता है, आंखों की रोशनी को भी कम कर देता है, सिर दर्द उत्पन्न कर देता है, तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देगा, ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देगा। इसको ना थोड़ा सा हम समझा ही देते हैं। इन सभी का परिणाम मृत्यु के रूप में सामने आ जाता है, समझ आ गया। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक बारे में बताता हूँ कि इसको मैं बचपन का प्यार का मतलब क्यों बोल रहा हूँ। जैसे कि हीमोग्लोबिन पता है आपको ब्लड में पाया जाता है, ये 3 चीज़ों से रिएक्शन बहुत ज़्यादा करता है। ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन को हम वाइफ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाइफ, इसका वाइफ बना दो। और जो CO2 है, CO2 को ना लफुआ कहो यहाँ पे सीधा, ठीक है, क्या बोलिए, लफुआ बोल दीजिए, ये कोई काम के नहीं है शरीर में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। CO जो है ना, CO, इसको एकदम बचपन के प्यार नाम दे दिए, बचपन एकदम बोलना है, बचपन, ठीक है, बचपन का प्यार, ठीक है। इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन से इसका वाइफ, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका वाइफ हो गया, इससे इसका शादी हो गया। वाइफ को जलना तो उसको होता है भाई, मजबूरी भी है, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जब जाता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कि भैया ऑक्सीजन खींचे क्या किए, ठीक है, लेकिन CO2 खींचते हैं, ये लफुआ है। अब लफुआ लोग से पंगा लेगा कौन, पागल पागल सब होता है,
चंडाल लोग होता है, ठीक है। तो वह वही खींचेंगे तो ब्लड में जाएगा तो वो रिएक्शन करने लगेगा उल्टा सीधा। इसके बाद जो CO है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, वाइफ है डेवलप हुआ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की बचपन के प्यार, ये बेचारा बचपन से ओकरा प्यार करते आ रहा है, भले शादी ऑक्सीजन से हो गया लेकिन करते आ रहा है। अब जहाँ ही इसको धुआं हुआ, जैसे धुआं हुआ होता है ना, जैसे मान लीजिए मशीन का धुआं हो गया, मोटरसाइकिल का धुआं हो गया, कार का धुआं हो गया, तो ये सब जो धुआं होता है ना, ये जो धुआं सूंघने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, समझिए कि वो CO है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तब ये क्या करता है कि वाइफा के गोली मारो, हट यहाँ से, इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, बचपन के प्यार को बोलेगा आजा मेरी जान, ठीक है। इसलिए तो जब आजा तो समझिए रहे हैं कि बचपन के प्यार हो या कोई भी प्यार हो, लात जूता खाता है सब जगह पे, तो वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन को बाधित कर देता है और इतना इतना सर दर्द करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन करेगा, ये सब परिणाम होता है जो कि आप समझ सकते हैं, इतना सेंस है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहरा जो होता है ना, इसको स्मोक कहते हैं हम लोग। इसके 2 हानिकारक प्रभाव को लिखिए। तो पहला एलर्जी, सबसे भयानक, अस्थमा हो जाएगा, समझ आ गया, और ब्रोनकाइटिस आपको हो जाएगा, समझ आ गया। अब जो कोहरा है ये होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। कोहरा एक अपारदर्शी धुंध है, धुंध को ही कोहरा हम लोग बोलते हैं, जिनका निर्माण धुएं के कण से होता है, और ये कण नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड यानी कि H2S तथा जलवाष्प के योग से बना होता है, ठीक है। कोहरा एवं धुंध के लिए इस शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, सबसे पहले किसने किया था, डेसवोक्स ने किया था। किसने किया था, डेसवोक्स ने किया था, ठीक है। इसके बाद है, इसके प्रभाव से मानव में एलर्जी होता है, अस्थमा होता है और पौधों में नेक्रोसिस उत्पन्न हो जाते हैं, समझ में आ गया। अगला है हमारे पास एरोसोल। क्या है एरोसोल, इंग्लिश में बोलते हैं। एरोसोल एक परिक्षिप्त कण होता है जिसका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये ठोस विविक्त प्रदूषक होते हैं, समझ आ गया। अभी ऊपर इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। प्रदूषण को आपको प्रदूषण को इंग्लिश में पोल्यूशन कहते हैं। इसको परिभाषित कर लीजिए कि पोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इसमें बहुत, अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ प्रदूषण जो है वो संतुलन खो देता है, अपना जो संतुलन होना चाहिए खराब हो जाना, वही प्रदूषण कहलाता है। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जल, वायु तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैव अभिलक्षणों में ऐसा चेंजिंग जो जीवों पर हानिकारक प्रभाव डाले, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदूषण बोलते हैं। एकदम करेक्ट है। यह पौधों, भवनों, कलाकृतियों तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं को भी हानि पहुंचाता है, समझ आ गया। चलिए इतना तो फाइनल। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ए का बी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, PAN को कहते हैं कोहरा, समझ आ गया। और ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, अभी आपको बताए थे, ठीक है ना, कि ये क्या हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी होता है। और DDT क्या होता है, जैव आवर्धन होता है, जो कि जैव अनिम्नीकरणीय के लिए हम लोग घर में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए इतना भी आपको फाइनल हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका पूर्ण विस्तार बताना है आपको, बहुत आसान है। PAN का अभी जस्ट आया था ना, PAN का फुल फॉर्म यहाँ पे होता क्या है, PAN, समझ आ गया। तो होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN होता है, जो कि किसका रूप है, आपका कोहरा का रूप है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। CNG आपको पता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं प्राकृतिक संपीड़ित गैस। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संपीड़ित, यानी कि जिसको दबाया जा सकता है, ट्रक के टायर में भरा जाता है, समझ आ गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 जीवाश्म ईंधन का नाम लिखना है आपको, समझ आ गया। पेट्रोलियम पता ही है, नेचुरल गैस CNG पता ही है, कोयला, जीवाश्म का तो ज़्यादा होता नहीं है, आप ये भी पढ़ चुके हैं जियोलॉजी में, ठीक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और CNG, ये 3 पूछा है क्योंकि 3 होता ही है, इससे ज़्यादा और होता भी नहीं है, इसीलिए 3 इसमें पूछ दिया है, ठीक है। कॉलम ए तथा कॉलम बी से करना है मिलान आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वन अधिनियम लागू कब किया गया है, ये एकदम फिक्स जीके टाइप का है, याद कर लीजिएगा, 1988 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण जो है ये कब लागू किया गया, 1972, और एक बार 1991 में लगा था, जो कि संशोधित हुआ था। तो वन्य संरक्षण जो है ये जियोलॉजी में भी कभी कभी पूछ देता है कि मतलब जीव जंतु के बारे में बात करें तो 1972 में। राष्ट्रीय वन नीति लागू कब किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक हो रहा है। वन अधिनियम 1927 में लागू किया गया था, ठीक है। और ये तो 1972 में है, और राष्ट्रीय वन नीति जो है ना ये 1988 में लागू किया गया है। थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप से कंप्लीट आपका ये भी हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे प्रश्न अब थोड़ा थोड़ा ना लंबा लंबा होता जाएगा। उदाहरण के साथ आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी कि प्राथमिक प्रदूषक एवं द्वितीयक सेकेंडरी पोल्यूटेंट को आपको समझाना है एक एक एग्जाम्पल देकर। पहले ना प्राथमिक समझ लीजिए कि प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक है
जो सीधे स्रोत से निर्गत होता है, यानी कि जहाँ से वो प्रदूषण का स्रोत है कि वहाँ से वो चीज़ निकल रहा है, उसी जगह से वो निकलने लगता है। निर्गत मतलब होता है निकलना। द्वितीयक प्रदूषक स्रोत से सीधे निर्गत नहीं होते हैं। द्वितीयक जो होता है ना, सीधे नहीं, बल्कि इनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषक से ही होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शंस करा दिए, तो जो रिएक्शन के लिए मान लीजिए कि CO2 आपको पता है कि ये वायु प्रदूषक है, समझ आ गया। CO2 आपको पता है कि वायु प्रदूषक है। CO आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कि क्या है, वायु प्रदूषक है। लेकिन उसका और हम रिएक्शन करा करा के, प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है, रिएक्शन, तो हमारा जो भी इन्वायरमेंट है उससे रिएक्शन कर करके तब क्या निकलेगा, उसको द्वितीयक बोल देंगे। जैसे कि अभी दिया हुआ है यहाँ पे, प्राथमिक प्रदूषक SO2, आपको क्या बोले हम, SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO अभी जस्ट बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस विविक्त पदार्थ जैसे कि एरोसोल, ठीक है। अब ये तो हो गए प्राथमिक, डायरेक्ट हैं, ये निकल रहे हैं। द्वितीयक में क्या आते हैं, ओजोन, ओजोन का O3 तो है कि नहीं, तो ये ओजोन हो जाएगा। यहाँ पे PAN अभी जस्ट बात किए थे, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसके बाद स्मोग आ गया, स्मोग मतलब धुंध होता है। तो ये सभी क्या है, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, फिर मिलान आपको करना है। तो ये सभी देखिए, आपको अभी तक भी लग रहा होगा कि बहुत आसान आसान सभी सवाल है। हालांकि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट टर्म्स एकदम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमारे पास अभी मटेरियल अभी और भी बन रहे हैं, सबका हम वीडियो बहुत जल्दी जल्दी लाएंगे। चलिए यहाँ पे है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ये क्या हो जाएंगे, जिसको हम नवीकृत को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत तो सौर ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल भी आ जाता है ये, ठीक है ना। ऊर्जा का उपांत स्रोत क्या होगा, ठीक है। ऊर्जा का उपांत स्रोत यानी कि जिससे हम उस वो ऐसे ऊर्जा नहीं निकलेगा, उसको जलाएंगे ये वो करेंगे तब उस पर उत्पन्न होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम, इसमें कैसे तो CNG को छोड़ दिया भाई साहब, CNG भी दे दो तू, ठीक है। चलिए कंप्लीट, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि जियोलॉजी में हम क्लास 11th में बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी की सतह, क्या सवाल पूछा है, वैश्विक उष्णन, यहाँ पे गलती लिख भी दिया है, वैश्विक उष्णन होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या है, तो पृथ्वी की सतह तथा निम्न वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्मन यानी कि उष्णन भी कहा जाता है। यह हरित गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण उत्पन्न होती है। और आपको पता है हरित गैसों में क्या होता है, आपका CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, SO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, वैश्विक उष्णन को बढ़ावा दे रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला है यह CO2, और CO2 गर्म गैस भी है, भारी गैस भी है, समझ आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। BOD तथा CO2 क्या है, मतलब दोनों BOD तथा COD क्या है और इसका महत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसका जो होता है, इसका आपका COD का होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्गी, क्या लिखा है BOD में, एल्गी कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्टों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कंप्लीट, जल में घुले ऑक्सीजन का बैक्टीरिया द्वारा प्रयोग करने के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है, कमी हो जाती है। इसी को हम लोग BOD कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा जल पॉल्यूटेड मतलब हो रहा है, ठीक है, या मान लीजिए जल में जो भी हमारे घुले हुए हैं क्या चीज़, बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, तो ऑक्सीजन में तो कमी होगा, जल में जितने भी ऑक्सीजन थे उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और मान लीजिए कोई भी हम कृषि औद्योगिक अपशिष्ट को पानी में डाल दिए और सोच रहे हैं कि उसको ना क्या कर रहे हैं कि इसको पानी में डाल दिए अपशिष्ट को, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें अब डाल दिए तो सभी जगह पे आपको सूक्ष्मजीव मिलेंगे, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक बैक्टीरिया आ गया, वो भी तो सांस लेगा, उनको भी तो वृद्धि करना है, डेवलप करना है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तब वहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। समझ आ गया। चलिए आगे, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी को पर्यावरणीय ऑक्सीजन तथा हरित एल्गी एवं अन्य जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन से धीरे धीरे पूरा करते हैं। जैसे कि BOD में जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो यहाँ पूरा किया कैसे जाएगा, बहुत ईजी है कि ऑक्सीजन की जब कमी होता है तो पर्यावरण में जो ऑक्सीजन है उससे, तथा जो हरित एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, एल्गी का हिंदी शैवाल होता है, उससे, तथा अन्य जलीय जो पौधे होते हैं जो फोटोसाइंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वहीं से धीरे धीरे पानी में ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है या पूरा किया जाता है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। बहुत आसान है, कार्बनिक पदार्थों के जैव विघटन यानी कि रिएक्शन करा करा के स्वतः ऑक्सीकरण के लिए
जैव सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझ आ गया कि मान लीजिए हमें कोई कार्बनिक जो है पदार्थों के जैव विघटन करना है, यानी कि उसमें कोई बायोलॉजी के साथ जो कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके साथ हमें क्या करना है, रिएक्शंस करवाने हैं, या कोई ऑक्सीकरण का मतलब रेडॉक्स करवाना है, तो इन सभी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती है। अब देखिएगा इसमें COD इसी को कहते हैं हम लोग। समझ आ गया कि जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो केमिकल के लिए हमें ऑक्सीजन यानी कि कोई रिएक्शंस कराने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड अगर आ रहा है तो उसे भी हम लोग COD कह सकते हैं। स्वतः ऑक्सीकरण अक्रिय कार्बनिक पदार्थों जैसे मीथेन हो गया, NH